बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 501 का जो लेक्चर नंबर 39 है, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्ट्स में उसने यही लिखा है कि हम इनके सेट ऑर्थोगोनल के उनके बेसिस, उनकी रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन और उनकी डिकम्पोजिशन, एंड फिर हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट उनकी बेसिस और हमने उनकी कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे वेरीफाई करना है, उनकी स्टेटमेंट जो है थ्योरम की उनके मुताबिक। सबसे पहले ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है? ऐसा सेट होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो सेट हों वेक्टर्स के और वो सारे के सारे सेट्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, तो ऐसा सेट जिसमें तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हों वो ऑर्थोगोनल हों म्यूचुअली, वो एक ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। ठीक है, फॉर ऑल u1 u2 एंड अप टू so on नॉन ज़ीरो सेट वेक्टर्स का वो ऑर्थोगोनल सेट कब कहलाएगा? अगर उसमें वेक्टर्स के अंदर तमाम तार म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे तो। और कंडीशन क्या है कि i और j जब आपस में मल्टीपल हो तो उनका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। फॉर ऑल i j कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो लेट्स एग्जांपल पे चला जाता हूँ कि शो दैट s इज इक्वल टू u1 u2 u3 इज द एन ऑर्थोगोनल सेट। सो हम चेक करते हैं कि i u1 u2 या फिर u1 u3 एंड u2 u3 इनमें से तमाम का आंसर क्या आपस में प्रोडक्ट के साथ ज़ीरो आता है डॉट में या नहीं आता। सबसे पहले मेरे पास u1 u2 u3 ये सेट हमें गिवन है। हमने क्या करना है? हमने इनको आपस में मल्टीपल करना है शो करने के लिए कि ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। स्टूडेंट, ये मैं आपको बात बताता जाऊँ कि ऑर्थोगोनल मीन बेसिकली परपेंडिकुलर होता है और डॉट में आंसर आने का मतलब होता है, चूँकि डॉट ख़त्म करने से कॉज आता है और कॉज में आंसर ज़ीरो कब आता है? जब कुछ चीज़ परपेंडिकुलर होती है। अगर दो सेट का आपस में आंसर ज़ीरो आ जाता है, सो इट्स मीन दैट कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। u1 एंड u2 की मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ जिसमें हमें पता है बेसिकली ये हमारे पास सेट के हैं, तो सेट जो है वो मल्टीपल कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये इसके साथ मल्टीपल होगा और ये इसके साथ आएगा और फिर बाद में ये इसके साथ, तो 3 - 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 = 2 और 1 × 1 -3 + 2 + 1 बेसिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सो u1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है। देन फर्दर अगर मैं u1 और u3 पे जाऊँ तो मुझे पता है मैं अगेन इनको आपस में मल्टीपल करवा दूंगा बिल्कुल सेम उसी तरह से। -3/2 फिर -2 फिर पॉजिटिव का 7/2। ठीक है। एलसीएम लेने से -3 -4 + 7, तो इसको हल करने से +3 -3 0, बेसिकली फिर सारा ज़ीरो हो जाएगा। इट्स मीन दैट u1 एंड u3 आल्सो ऑर्थोगोनल। फिर इस तरह से u2 एंड u3 की अगर हम बात करें, उनको भी ऐसे ही मल्टीपल कराऊँ और आंसर ज़ीरो शो हो रहा है, तो विच इम्प्लाइज दैट कि u1 इज़ ऑर्थोगोनल टू u3। चूँकि ये सारे आपस में आंसर ज़ीरो शो कर रहे हैं, सारे एक दूसरे की म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, सो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये सेट जो है ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ जाता है जी कि सपोज दैट S इज इक्वल टू u1 u2 एंड अप टू so on up इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स एंड W स्पैन u1 u2 एंड अप टू so on up। ये जो W होगा वो इनका स्पैन होगा। देन S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड द बेसिस फॉर W, यानी एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है, S सेट जो है, और वो W जो कि स्पैन है U सेट का, U सेट इसमें, और वो उनके बेसिस भी होंगे। बेसिकली चूँकि हमने सपोज करना है प्रूव करने के लिए 0 इज इक्वल टू, हमने लीनियर कम्बिनेशन का एक सेट ले लिया जिसमें C1 C2 जो नज़र आ रहे हैं ये स्केलर है और u1 u2 आपको पता है ऑर्थोगोनल के वेक्टर्स हैं। ठीक है। और अगर मैं u1 से मल्टीपल कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो चूँकि मुझे पता है 0 से मल्टीपल होकर 0 रह जाएगा। बाकी u1 C1 u1 से भी मल्टीपल होगा, u2 से भी होगा, इन तमाम से u1 मल्टीपल होगा। और स्टूडेंट आपको पता है जब कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल हो और आपस में u1 से ही मल्टीपल होगा तो आंसर उसका 1 आएगा। मीन दैट कि ये चीज़ बच जाएगी, बाकी तमाम जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं S इज़ द ऑर्थोगोनल सेट u1 u2 जितने भी हैं
उन तमाम का सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो u1 एंड u2 है, चूँकि जो सेम है, ये आंसर ज़ीरो नहीं होगा, इनका आंसर ज़ीरो से ग्रेटर होगा। सो हाँ, अगर आपके पास c1 c2 ये आंसर ज़ीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा फिर ज़ीरो बन जाएगा। सो हम डेफिनेशनली भी कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपके पास टोटल आंसर सिफर हो जाता है फिर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, और वो बेसिस भी होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। क्लेडस के दो सेट हैं वो ऑर्थोगोनल सेट है, यानी u1 u2 जो है वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। तो शो दैट S इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद C1 C2 जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो हैं। सो हम इसको चेक करते हैं U1 और U2 को। सो स्टूडेंट, चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लीनियर कम्बिनेशन ले लेना है C1 U1 C2 U2, फिर इसमें U1 U2 सेट पुट कर देने, फिर अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन 3C1 माइनस C2 एक मसावत इनसे बन जाएगी, और फिर एक C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, अगर आपने C1 को इक्वल करना है तो आप मल्टीपल करेंगे 3 से, ठीक है, या फिर C2 वाले को 3 से मल्टीपल करते हैं, 2 वाले को, फर्स्ट इक्वेशन को, तो वो सिफर हो जाएंगे। और 9C इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो ज़ीरो ही बन जाएगा दोबारा जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको, राइट साइड पे आपको ज़ीरो नज़र आ रहे हैं दोनों। सो बेसिकली हमारे पास C1 और C2 दोनों ही ज़ीरो आ जाएंगे। जब ये ज़ीरो आ जाते हैं तो स्टूडेंट हमें पता है कि वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो सेट S जो मेरे पास, जिसमें U1 U2 UP अप टू सो ऑन बी द बेसिस फॉर अ सब स्पेस ऑफ W, जैसे हमने स्पेन का नाम भी दिया हुआ है, इज आल्सो ऑर्थोगोनल बेसिस। ये बेसिस ऑर्थोगोनल भी हैं अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सेट है तो। सो इसके थ्रू में हमारे पास उसने यही लिखा है कि ऑर्थोगोनल सब स्पेसिस जो है जिसमें हर y का जो एलिमेंट हो, मतलब y इक्वल टू आपके पास एक ऐसा कम्बिनेशन हो जिसमें C1 U1 C2 U2 एंड अप टू सो वन, जिसमें U1 इज़ द लीनियर कम्बिनेशन के ऑर्थोगोनल सेट हैं वेक्टर के, और C1 इज़ द कांस्टेंट नंबर हो। तो आपके पास ये बेसिक एक फार्मूला है, C J इज इक्वल टू Y UJ डिवाइडेड बाई UJ डॉट UJ। अब स्टूडेंट इसमें आपके पास C1 C2 C3 की वैल्यूज़ पर कैलकुलेट होती हैं। मैं यहाँ पर इसका उसने पहले कुछ प्रूफ दिया हुआ छोटा सा, ठीक है, और बाद में C1 C2 C3 की वैल्यूज़ यहाँ पे उसने लिखी हुई हैं। सो मैं इजीली ये बता चुका हूँ लीनियर कम्बिनेशन में कि जब U1 से आंसर बचेगा, बाकी तमाम का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थोगोनल सेट्स। सो C1 C2 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं अप टू सो वन CP तक, आइए हम इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिस के लिए। द सेट एस, जिसमें U1 U2 भी द फर्स्ट एग्जाम्पल के हैं, आपको देख सकते हैं, आपको पता है जी। सो आपने एक्सप्रेस करना है वाई लीनियर कम्बिनेशन में। सो स्टूडेंट, वाई लीनियर कम्बिनेशन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 एंड C3 U3। सो अब आपके पास U1 U2 U3 ये गिवन नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन उसने कहा है आपने कहाँ से लेने हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल से ले लेने हैं, ठीक है जी। ये आपके वही हैं जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में से हैं, और y आपको दे दिया गया है 6 1 माइनस 8, और आपने एक्सप्रेस करना है y की फॉर्म में, ठीक है। सो आपने स्टूडेंट्स, आपको पता है जी, इसमें U1 U2 U3 तो आपके पीछे हो जाते हैं, y1 भी गिवन है। अब ये C1 C2 आपने कैसे करने हैं, C1 C2 आपने कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको फार्मूले वहाँ पे गिवन थे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें y भी आपको गिवन है, U1 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, फिर वही मल्टीप्लिकेशन 6 3 18, 18 और एक मल्टीपल करके देख लेते हैं जी कितना आंसर आता है। हाँ जी, 18 आता है, पॉजिटिव का 1 आ रहा है, देन माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है। सो ये बन जाता है हमारे पास 11। सो नीचे वाले का भी 9 1 10 और 10 11, सो डिवाइड करने से 11 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 1। C1 का आंसर आपके पास 1 आया। इसी तरह से आपने C2 भी निकाल लेना है, इसी तरह आपने C3 भी निकाल लेना है, और आपके पास जो आंसर आ रहे हैं आपने C1 की जगह पे भी पुट कर दिया, देखें C2 की जगह पे भी और C3 की जगह पे भी आपने वैल्यूज़ पुट करके आपने एक्सप्रेस द वाई जो कि उससे पूछा गया था वो आपने बता दिया। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है, ये वही क्वेश्चन फिर हमारे पास आ जाता है, जस्ट हमारे पास U1 U2 U3 एंड y की वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं,
बाकी आप देख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन बिल्कुल सेम है कि आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आपने दोबारा पुट कर देनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपने C1 का फार्मूला याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं वही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल हुआ है, और आपने इसको फर्दर कैलकुलेट करना है और यहाँ पे पुट कर देना है। सो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। वही प्रोसीजर होगा, ये देखें U1 U2 U3 दिए हुए हैं, आपने C1 C2 C3 का फार्मूला याद करना है और उसमें वैल्यूज पुट करके ईजिली यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, देन आपके पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ जाता है। सो जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम डीकम्पोजिशन करेंगे। लेट्स सी अगर आपके पास ग्राफ की अगर मैं तरफ देखूं तो हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास क्या दिया है, एक वाई कैप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें ये हमें वाई कैप दिया हुआ है, और ये हमारे पास जी एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो कि जेड का है, जिसमें वाई माइनस वाई कैप, और वाई कैप की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑन टू और इन टू की पहचान करवाएंगे। यहाँ पे उसने यहाँ पे बता दिया है स्टूडेंट्स कि अल्फ़ा जो है यहाँ पे एक स्केलर है, जेड इज़ ऑर्थोगोनल, और वाई इज इक्वल टू वाई कैप प्लस जी। ठीक है, सो अभी हम इसको बताते हैं जी कि किस में से करना क्या है। आपने बेसिकली आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, आपने ऑर्थोगोनल टू कोई किसके ऑर्थोगोनल है ये बताने के लिए आपने एक मेथड यहाँ से देखना है। सो मैं आपको यहाँ से अल्फ़ा का आंसर और वाई का आंसर ये आपने जहन नशीन रखना है। इन मेथड्स को आपने जहन नशीन कर लें। जी का आंसर जो दिया हुआ है वाई माइनस, ठीक है। सो ये जो आपके पास फार्मूला बना है ना, इससे आप बता सकेंगे कि ये प्रोजेक्शन है वाई का ऑन टू यू के ऊपर। तो इससे आप ये भी बता सकेंगे कि आपका जो कंपोनेंट जो वाई का है ये क्या है, और ये वाई का कंपोनेंट का प्रोजेक्शन किस पे है, यू पे है। तो यहाँ से आपके पास ना दो फार्मूले आपने बेसिकली बस आपने याद करने हैं, उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मकसद था उनका। देखें आपके पास एक सेट वाई और एक सेट यू दिया हुआ है। अब आपने ऑर्थोगोनल बताना है वाई का ऑन टू यू के ऊपर, और वाई का सम टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का स्पेन बताना है, एंड वन ऑर्थोगोनल टू यू। अब सबसे पहले आपने वाई ऑन टू यू निकालने के आप बेसिकली फार्मूला आपने ये देखना है कि वाई ऑन टू यू का फार्मूला मैंने जो अभी आपको कहा था कि आपने ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, वाई कैप इज इक्वल टू वाई डॉट यू, जो कि आपको वाई डॉट यू जो है वाई और यू ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। आपने इनका भी डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और यू का यू से भी ले लेना है। लेने के बाद आपने यहाँ पे जो आंसर आने हैं उनको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास बेसिकली जो आंसर आया है वो क्या आया जी यहाँ पे, तो वो आपका आंसर आ जाता है 8/4। तो अब आपके पास ये जो y का आंसर आ चुका है। फिर आपको पता है कि आपने जब ऑर्थोगोनल के ऑन टू के बाद उसने ये भी कहा था कि जो आपका कंपोनेंट y है ऑर्थोगोनल टू u, फिर आपने क्या करना है y माइनस वाई कैप। y आपको ऑलरेडी गिवन है शुरू में क्वेश्चन के अंदर, फिर आपने कैप का आंसर अभी आपने निकाला 8 और 4 का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने। ठीक है, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए आपने y इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल आएगा वाई कैप, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस आ रहा है y माइनस वाई कैप, दोनों को इक्वल करेंगे आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनकी डीकम्पोजिशन हो चुकी है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन ऑफ y आप देख सकते हैं कि इफ़ वी कैलकुलेट द अबव, तो हमारे पास ये जो अगर मैं इन दोनों का ये जो दो सेट आए हमारे पास, कौन से सेट आए, एक हमारे पास वाई कैप का और दूसरा हमारे पास उनके सब्ट्रैक्ट का, ये वाला। अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल भी करता हूँ तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। वो अगर y जो है u पे है, और जो ये y माइनस वाई कैप है, और ये जो है ऑलरेडी y का ऑर्थोगोनल u पे, सॉरी इसका y पे y का u पे, तो मतलब कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना। तो इस केस में हमारे पास उनका आंसर फिर डॉट जो है वो 0 आना चाहिए। तो देखें उसने मल्टीपल करके आंसर 0 को शो भी करवा दिया। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3 में उसने हमसे क्या कहा है जी कि डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो जी स्टूडेंट जिसमें नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल आ रही है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिलो द एग्जांपल y टू l। अब आपके पास x एक्सिस पे x1 है, y एक्सिस पे x2 है, या आपको y माइनस वाई कैप पे 2 मिल रहा है, और y और y कैप में l का स्पैन है। तो इसमें स्टूडेंट आप देखें, एक तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है y टू l का। ठीक है, y टू l का आपने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है,
लेंथ फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर सेगमेंट है वाई टू ऑर्थोगोनल वाई कैप के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई रेगुलर है, किस पॉइंट पे है, वाई कैप पे है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन द प्रोजेक्शन जो है वो वाई कैप के ऊपर है। सो लेंथ का आपने फार्मूला याद करना है, वाई माइनस वाई कैप। आपने डिस्टेंस जो है उनका ले लेना है मॉड। दैट्स मीन दैट कि हमारे पास जो भी आंसर होगा वाई का और उनका, हमने जब उनके अलग अलग स्केयर लेने हैं, एक का -1 एक का पॉजिटिव का 2, ठीक है। ये देखिए एक 2 पे है और एक उनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1। जी बेसिकली उनको हल करने से वो -1 बन रहा है। सो तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1 2 2 4, देन वो आपका 5 बन जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास वो सोल्यूशन वहीं पे एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीकम्पोज ऑफ द वाई, जो इंटू 2 वैक्टर्स के अंदर हो रहा है, वाई के अंदर और जी के अंदर, वाई कैप के अंदर सॉरी एंड जी के अंदर। वेयर वाई कैप जो है वो मल्टीप्लाई है यू का, ठीक है, और जी जो है वो ऑर्थोगोनल है यू का। तो आपने ये भी प्रूव करना है कि वाई कैप डॉट जी जो है वो, चूँकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके थे, उनका आंसर भी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले वाई को डिकम्पोज करना है 2 वेक्टर के अंदर। एक तो आपके पास वाई कैप है, दूसरा जी है। वाई कैप जो है वो मल्टीपल है यू का और जी जो है वो ऑर्थोगोनल है यू से। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो आंसर चूँकि वो जेड पे जा रहा था तो इसलिए वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 भी होना चाहिए। सो इसके लिए आपको पता है आपने वाई कैप का आंसर भी निकालना है, जी आपके पास भी निकालना है, फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेके 0 शो भी करवाना है। तो सबसे पहले हम वाई कैप की अगर बात करें तो फार्मूला आपके सामने है, वैल्यू हमें गिवन है, वाई की भी गिवन है और ऑर्थोगोनल टू यू, ऐसे था ना, ऑर्थोगोनल टू यू, हमें यू की वैल्यू भी गिवन है और हमने इजीली वैल्यू पुट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 3 9 हल करने के बाद जो भी आंसर आता है देन आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रख देना है, देन आपने जी का आंसर निकाल देना है। सो जी का फार्मूला भी आपको पता है, वाई माइनस वाई कैप। तो वाई कैप आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आपने वाई जो कि आपके पास गिवन है और आपने जो फाइंड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको जी मिल जाएगा और फिर आपने इनका लेना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये देखें तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर 0 शो हो जाएगा, तो ये आपका भी प्रूव हो जाएगा। सो नेक्स्ट भी आपको यही दिया है, आपको वाई दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आपने जी भी निकाल देना है और वाई कैप भी निकाल लेना है। फिर अगर आपने उसको कहा कि ऑर्थोगोनल टू यू है तो आपने उनको डॉट प्रोडक्ट 0 शो करवा देना है, तो वो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं यहाँ पे। अब आता हूँ मैं ऑर्थो नॉर्मल सेट के ऊपर, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक सेट है सो जिसमें u1 u2 एंड अप टू सो ऑन u तक सेट हो, नॉन जीरो सेट हो, जो सेट टू बी ऑर्थो नॉर्मल सेट कब होंगे, अगर उसके अंदर जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे ऑर्थो नॉर्मल ही हों। तो जिस तरह वहाँ पे ऑर्थोगोनल थे यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल होंगे। सो हमारे पास यहाँ पे भी u1 u2 u3 3 सेट दिए गए हैं, हमने इसको शो करवाना है कि ये ऑर्थो नॉर्मल हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ऑर्थो नॉर्मल सेट होते हैं ये यूनिट वेक्टर को लेके आते हैं, ये शो करवाते होते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि जिनका आंसर हमारे पास मैग्नीट्यूड लेने से 1 शो हो जाता होता है, ठीक है। सो ये देखें वही बात है, u डॉट आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल दैट 1 2 3 जो भी अप टू सो 1 तक जाते हैं। सो अब देखें मैं अगर u1 से आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आंसर कितना शो हो रहा है मुझे, 1 शो हो रहा है। फिर मैं u2 का u2 से खुद से लेता हूँ तो आंसर मुझे क्या शो हो रहा है, 1। इस तरह से u3 का u3 से आंसर क्या आ रहा है, 1। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई जो है वो 1 होता है हमेशा, और अगर मैं डिफरेंट वाले से मल्टीपल करूँगा तो वो हमारे पास आंसर 0 शो करवाएंगे, यानी u1 का u2 से करूँगा तो 0 है, लेकिन u1 बजाते खुद अपने आप से क्या आंसर शो करवा रहे होते हैं, ये 1 आंसर शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल सेट होते हैं। तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या होंगी, जिस तरह आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस थी, ठीक है, उसमें भी हमने क्या करना है, हमारे पास u1 u2 के फिर 3 सेट आ जाते हैं। जी तो सोल्यूशन में हमें जो कहा गया है कि टू शो दैट सेट हमारे पास एस गिवन है, u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस, इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट इट इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। सो स्टूडेंट हमें पता है कि आई डॉट जे जो हैं वो हमारे पास आंसर 0 लेके आते हैं बिकॉज दैट आर ऑल ऑर्थोगोनल्स हैं, और जो यू आई डॉट यू आई यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आई आना है, ठीक है, वो आपस में आंसर 1 शो करवाते हैं। सो ये क्लियर है कि अगर u डॉट 1 हो आपस में जब
नहीं होते, अलग अलग से मल्टीपल होते हैं तो आंसर 0 शो करवाते हैं। जब सेम सेम आपस वालों से मल्टीपल होते हैं तो वो आंसर अपना 1 शो करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है कि अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, जिसमें अगर हम ये कहें कि अगर हमने उस सेट u जो कि ऑर्थोगोनल कॉलम होगा, उस वक्त होगा जब हम उसके ट्रांसपोज को उसी के साथ मल्टीपल करें तो वो आंसर 1 शो करवाएगा। ठीक है। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। सो बेसिकली ये उसने यार सारा कुछ वही दोबारा रिपीट कर दिया है कि जो यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है, डॉट यू आई वो 1 है, यू आई डॉट यू जे ये 0 होते हैं। ठीक है, ये आपने ठीक कर लेना है। सो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ इसका। सो दे देखें, उसने हमें एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल कॉलम फ्रॉम द अबव थ्योरम। हम इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2 1 1। ठीक है। सो ये हमारे पास अब क्या है जी, u है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस तरह से ट्रांसपोज लेते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा थ्योरम कहता था कि अगर आप उसको उसके ही ट्रांसपोर्ट से मल्टीपल करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। सो नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम से मुतारफ़ कराता हूँ, जो कि आपका आखिरी थ्योरम है कि अगर आपके पास U एक m क्रॉस n मैट्रिसेस हो और ऑर्थोगोनल कॉलम होगा जिसके अंदर अगर हम कहें कि x और y जो कि बिलोंग टू उसके R से हों, तो वो कुछ इस प्रॉपर्टी को फिल करवाएंगे। यानी ux का मॉड, उसका जो मॉड होगा वो x के अकेले मॉड से इक्वल होगा। यानी आपके पास जो u सेट गिवन होता है, आप उसको x के साथ मल्टीपल करें, फिर आप उसका मॉड ले लें, वो आपके x के मॉड के इक्वल ही आएगा। सो एग्जांपल में देखता हूँ, जैसे कि मुझे u भी गिवन है, x भी गिवन है, तो मैं u डॉट u का मैंने आंसर देखा था, मेरे पास आइडेंटिटी आ गया था, ये ऑलरेडी आपको पता है। फिर अगर मैं u को x के साथ मल्टीपल करूँ, x आपके पास जो कि गिवन था, मल्टीपल करने से आपको ये मिल रहा है। फिर अगर आप इसका मॉड ले रहे हैं, इसका आंसर भी 11 में हो रहा है, और आपने जो आपको x गिवन है जो कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इसका मॉड लेंगे तब आपको आंसर है ये भी शो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये देख लें मॉड कैसे ले जाता है, इसका भी स्क्वायर लेंगे, मैं आपको x का लेके बता रहा हूँ ये वाला, और 3 का ले लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा तो ये 11 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऊपर वालों में ये 9 1 1 तो ये 11 बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आंसर ये देखें शो इक्वल हो रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल हो जाती है फर्स्ट वाली। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका लेक्चर 40 शुरू हो जाता है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।